अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी बीएलएलबी एएमयू बीएलएलबी की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं हूं निशात फातिमा और मैं आज फिर से ले आई हूं आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस। आज मैं कराने वाली हूं 2017 पॉलिटी प्लस लीगल जीके का पीवाईक्यू का एनालिसिस करने वाले हैं। इसके साथ साथ आप लोगों का ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं तो 2017 से लेकर के 2026 तक का आप लोग का पूरा हो जाएगा इस सेशन के होते ही। आई होप कि आप लोगों ने सारे सेशन को अटेंड किए होंगे। अगर आपने नहीं किया है तो उन सारे क्वेश्चंस को भी जाइए देखिए और मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए बिना देर किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन है बट ये इंग्लिश का है। वैसे इसमें एस्केटिक होगा। A person who renounce the world and practice self discipline in order to attain salvation। ठीक है, salvation मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ठीक है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए अगर कोई इंसान क्या है दुनिया को छोड़ करके चला जाता है, ठीक है, डिसिप्लिन हो जाता है, सब कुछ को त्याग देता है, उसको एस्केटिक कहते हैं। वैसे तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द साइंस और नॉलेज ऑफ द लॉ इज नोन एज। द साइंस और द नॉलेज ऑफ द लॉ, द फिलोसफी ऑफ लॉ, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लॉ, ये सब का डेफिनेशन जो है वो किसका है? जूरिस्प्रूडेंस का है। तो जूरिस्प्रूडेंस वर्ड का मीनिंग अगर आपसे पूछा जाए या पूछा जाए कि द साइंस और द नॉलेज ऑफ द लॉ, द सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लॉ इज नोन एज जूरिस्प्रूडेंस। ये आपका एक सब्जेक्ट भी होने वाला है। ठीक है, आप लोग जब जाएंगे आप कॉलेज में तो आपको जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, तब आपको पता चलेगा जूरिस्प्रूडेंस या साइंस और साइंटिफिक स्टडी ऑफ लॉ कहते किसे हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का ए, दैट इज जूरिस्प्रूडेंस, जिसे साइंस और नॉलेज ऑफ द लॉ कहते हैं या साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लॉ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेज्योर। ठीक है, यानी कि सिनोनिम बताना है प्रेज्योर का। तो प्रेजरी या प्रेज्योर का मतलब क्या होता है कि झूठ बोलना बेसिकली। ठीक है, झूठ बोलना, उसको हम प्रेजरी या प्रेज्योर कहते हैं। मोस्टली ये कोर्ट रूम में इस्तेमाल होता है कि मान लेते हैं कोर्ट रूम में किसी ने ओथ लेने के बाद झूठ बोल दिया है तो उसे हम प्रेजरी कहते हैं। उसको प्रेजरी की उसको सजा भी मिलती है। मान लेते हैं कोर्ट रूम में किसी ने ओथ लिया कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, मैं जो बोलूंगी सच बोलूंगी और सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगी, एंड स्टिल ही और शी टेल अ लाई। ठीक है, तो वहां पास उसको सजा मिलती है और जो ऑफेंस उसने कमिट किया उसे हम प्रेजरी कहते हैं। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? ठीक है, सिनोनिम पूछा है। ठीक है, तो सिनोनिम पूछा है तो यहाँ पास हो जाएगा टू लाई। वैसे एक सिमिलर मिलता जुलता वर्ड है फॉर्जरी। ठीक है, फॉर्जरी में क्या होता है? हमने फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया है, मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट, तो उसे हम फॉर्जरी कहते हैं, मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, अपने फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया है ताकि उसको एज एन एविडेंस पेश किया जा सके कोर्ट में, तो वहां पर आपको सजा मिलती है, उसे हम फॉर्जरी कहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज रेड टेपिज्म। ये सारे लीगल टर्म्स हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। रेड टेपिज्म किसे कहते हैं? ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑफिशियल डिले, ठीक है, यानी कि ऑफिस में डिले हो गया है, ठीक है, आपने कोई काम करने के लिए दिया या आप कोई काम करने गए हैं, ठीक है, वहां बस काफी ज्यादा डिले हो रहा है तो ऑफिशियल डिले कहेंगे। हेल्पिंग द डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट कहते हैं पुअर को, गरीब लोगों को डेस्टिट्यूट कहते हैं। ठीक है, तो क्या गरीब को मदद करने को रेड कहते हैं। स्मूथ ऑपरेशन, कोई भी चीज काफी स्मूथली चल रही है तो उसे हम रेड कहेंगे। इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में बराबरी का रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है तो उसे क्या रेड कहेंगे। ठीक है, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी मेरी क्लास करते हैं तो आपको मैं बता दूं, आप लोग जो ये सोचते हैं कि जो सबसे लंबा वाला आंसर होगा वही सही होगा, तो नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों को ट्रिक करने के लिए बहुत लंबा ऑप्शन गलत दिया जा सकता है, उसको आप सही नहीं करना है, आप अपना दिमाग लगाना है। तो यहाँ पर रेड टेपिज्म का मतलब हो जाएगा ऑफिशियल डिले। ठीक है, जब हम गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं कोई अपने डॉक्यूमेंट बनाने के लिए या किसी भी काम को करवाने के लिए, तो देखते हैं बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लंबे लंबे प्रोसीजर है, कभी उसके पास जाओ साइन कराने के लिए, वहां से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, उसमें क्या होता है बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, तो उसे हम रेड टेपिज्म के नाम से जानते हैं। तो ऑफिशियल डिले मींस रेड टेपिज्म और वाइस वर्सा। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? एक्स ऑफिशियो का मतलब आप लोगों ने जान ही गए होंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ एन ऑफिस। ठीक है, आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं उसके वजह से, ड्यू टू दैट पोस्ट यू आर होल्डिंग, उसी को कहते हैं एक्स ऑफिशियो, कि आप ये पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, इस वजह से आपको एक एडिशनली ये भी आपको दिया जा रहा है, उसे हम कहते हैं एक्स ऑफिशियो, कि आप कोई ऑफिस होल्ड कर रहे हैं इस वजह से। वर्च्यू मतलब ड्यू टू, उसकी वजह से। ठीक है, तो ये है बाय वर्च्यू ऑफ एन ऑफिस का मतलब होता है एक्स ऑफिशियो, तो ये आपको याद रखना है। एंड एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है?
हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है, इसीलिए उनको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी बना दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एंटोनिम ऑफ डिसेंट। डिसेंट का मतलब नहीं, सॉरी, यहाँ एंटोनिम पूछ रहा है, यानी इसका अपोजिट पूछ रहा है। अब डिसेंट का मतलब समझ लेते हैं। डिसेंट का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग जब जजमेंट वगैरह पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि एक जज ने अपना क्या दिया है, डिसेंटिंग ओपिनियन दिया है, ठीक है। मेजोरिटी ने कहा है कि हाँ ये चीज होना चाहिए, लेकिन एक जज क्या है, उस मेजोरिटी ओपिनियन के खिलाफ है, अगेंस्ट है, कह रहा है कि नहीं हम नहीं मानते कि ऐसा है, ऐसा सा है, ठीक है, हम मेरा अपना अलग ओपिनियन है, तो वो उसको क्या कहते हैं, डिसेंटिंग ओपिनियन, ठीक है। अब वहां से क्या निकला है कि डिसअग्री करना। आप जो नॉट जो अदर जो जजेस हैं उन्होंने जो कहा है उस बात से आप क्या कर रहे हो, डिसेंट कर रहे हो, उस बात से डिसअग्री कर रहे हो, अपनी हामी नहीं दे रहे हो, ठीक है, आप अपना कंसेंट नहीं दे रहे हैं कि हाँ हम जो है इस बात से अग्री कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं डिसेंटिंग या डिसेंट, ठीक है। तो डिसेंट जहां पास आप अपना अग्रीमेंट नहीं दे रहे हैं, अपना कंसेंट नहीं दे रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम, इसका एंटोनिम हो जाएगा कंसेंट, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंसेंट हो जाएगा, कि आपने कंसेंट दे दिया, ठीक है, और अगर कंसेंट नहीं दिया तो आपने क्या दिया, डिसेंट दिया है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द वर्ड व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ वर्ड एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब क्या होता है, एडमोनिश का मतलब होता है बेसिकली ऑफिस में अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो वहां पास आपको डांट मिल रही है, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने कोई सही से काम नहीं किया, आपके सुपीरियर अथॉरिटी आपको डांट रही है, तो उसको एडमोनिश कहते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या है, उसका कह रहा है सिनोनिम ढूंढना है, ठीक है, यानी कि वही बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, तो ये रेप्रिमांड हो जाएगा, रेप्रीमांड हो जाएगा। एडमोनिश वर्ड का इस्तेमाल वहां पास भी किया जाता है। कई दफा क्या होता है कि कुछ यंग ऑफेंडर्स है, मतलब फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, उन्होंने पहले कोई ऑफेंस नहीं किया और कोई छोटा मोटा उन्होंने ऑफेंस, माइनर ऑफेंस कर दिया है, ठीक है। तो वहां पास कई दफा जो हमारे जो कोर्ट होते हैं उनके पास पावर होता है कि वो उस यंग ऑफेंडर को जिसने बहुत ही माइनर ऑफेंस किया है उसको थोड़ा सा डांट के, डपट करके, या उसको छोड़ दे, जाने दे, ठीक है, ताकि वो एक अच्छा, मतलब नॉर्मली जो है वो जेल में ना जाए, उसका जो फ्यूचर है वो वेस्ट ना हो, ठीक है। तो वहां पास भी वर्ड एडमोनिश का इस्तेमाल होता है। एडमोनिश का सिनोनिम हो जाएगा रेप्रीमांड। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये तो मेरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। टू बिट्रे अ नेशन इज एन ऑफेंस एंड पनिशेबल विद डेथ, यानी कि अपने नेशन को आप धोखा दे रहे हैं और उसके लिए उसकी जो सजा है मौत है, ठीक है, सजाए मौत आपको दी जाएगी अगर आप अपने देश को धोखा दे रहे हैं, तो बिट्रे कर रहे हैं तो। और उसको हम एक टर्म क्या दे सकते हैं, तो उसके लिए एक टर्म है ट्रीजन, ठीक है, ट्रीजन है। सेडिशन जो है दैट इज नॉट एक्चुअली अ धोखा देना, सेडिशन में आप धोखा नहीं दे रहे होते हो, सेडिशन में आप कोई ऐसा वर्ड बोलते हो या लिखते हो या कोई भी कैरिकेचर बना रहे, कार्टून बना रहे हैं, ठीक है, और उससे क्या करना चाह रहे हो आप, जो गवर्नमेंट जो कि स्टैब्लिश की गई है उसको ओवरथ्रो या ओवर ऑ करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर सेडिशन होता है। तो सेडिशन इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेजन, ठीक है। राइट नाउ सेडिशन इज नॉट अ क्राइम इन बीएनएस, बीएनएस में ये सेडिशन जो है वो क्राइम नहीं है, ठीक है। क्या क्राइम है, ट्रीजन क्राइम है, ठीक है, ट्रीजन इज अ क्राइम बट सेडिशन इज नॉट अ क्राइम इन बीएनएस। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूज ऑफ क्लेवर एंड विटी आर्गुमेंट्स बाय अ लॉयर व्हाइल प्लीडिंग अ केस इज नोन एज, ठीक है, जो भी लॉयर है वो काफी विटी तरीके से, क्लेवर तरीके से, ट्रिकी तरीके से अपना आर्गुमेंट्स को रख रहा है और जीतने की कोशिश कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शिकेंड्री कहते हैं, शिकेंड्री कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का डी। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, व्हाट इज मैलफीसेंस, मैलफीसेंस किसे कहते हैं, मैलफीसेंस कहते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट विद एन ऑथराइजेशन एंड अनऑथराइज्ड मैरिज सर्टिफिकेट, तो नो इट इज नॉट रिलेटेड टू मैरिज एट ऑल, ठीक है। एन अनलॉफुल एक्ट, अनलॉफुल एक्ट, तो इट विल बी एन अनलॉफुल एक्ट। तो जितने भी स्टूडेंट्स जिन्हें लगता है कि जो लंबा वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा, तो यहाँ नहीं, ऐसा गलत है, ये दोनों ऑप्शंस। मैलफिसेंस का मतलब होता है एन अनलॉफुल एक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच डेट, किस दिन में अडॉप्ट किया गया है, अडॉप्शन का डेट, कंप्लीशन का डेट, इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का डेट, सब के सब सेम है, यानी कि जिस दिन हमारा कंप्लीट हुआ, जिस दिन हमारा इनैक्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन और जिस दिन अडॉप्ट हुआ, दीज ऑल आर सेम डे, ठीक है, एंड दैट इज 26 नवंबर 1949। तो 12 का सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द राइट टू इंफॉर्मेशन इज आर विच टाइप ऑफ राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट, स्टैट्यूटरी राइट और कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, ठीक है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, ये एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19, अंडर आर्टिकल 19(1)(a),
ठीक है, इसके अंदर में राइट टू इन्फॉर्मेशन को फंडामेंटल राइट बताया गया है, तो ये बात हमें याद रखना है, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a), जो कि 19(1)(a) क्या बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। इसी में ये क्या है, इनहेरेंट है, इनहेरेंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच में ही ये क्या है, इनहेरेंट है। साथ में फ्रीडम ऑफ स्पीच में और क्या इनहेरेंट है, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ऑल्सो इनहेरेंट अंडर आर्टिकल 19(1)(a). ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, which of these is the provision that the democratic constitution does not have, यानी कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम पढ़ें तो उसमें कौन सी चीज हमें नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या नहीं देखने को मिलेगा, पावर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, तो हेड ऑफ द स्टेट का पावर देखने को मिलेगा, तो हाँ मिलेगा। अगर हम अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां जो हेड ऑफ द स्टेट है, हु इज हेड ऑफ द स्टेट, तो हेड ऑफ द स्टेट इन आवर कॉन्टेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का पावर मिलता है, जी हाँ बिल्कुल, वहां दिया गया एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया है, आप लोगों को ये भी पावर दिया गया है कि इमरजेंसी में उसके क्या पावर्स हैं, उसके पास लॉ मेकिंग कौन से पावर हैं। ठीक है, ये सारे पावर्स उसके दिए गए हैं, तो ये तो है, मिलता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा हमारा। नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी हेड ऑफ द स्टेट यानी दैट इज प्रेसिडेंट, जो कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में है, क्या प्रेसिडेंट का कहीं नाम दिया रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का पावर यानी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर दी रहती है, तो बिल्कुल दी तो रहती है। नेम ऑफ द कंट्री, ऑब्वियसली, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है ये तो लिखा रहेगा ही, मेंशन रहेगा ही, तो क्या है, नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जहां भी रहेगा वहां इलेक्शन होगा टाइम टू टाइम, और वो चेंज होता रहेगा, और सिंस ये चेंज होता रहेगा तो वहां पास आपको नेम नहीं मिलेगा। तो नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट विल नॉट बी फाउंड इन ए ऑफ द डेमोक्रेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, जुडिशियरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, क्या जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो ये तो सही है स्टेटमेंट, यहाँ फॉल्स पूछ रहा है। ठीक है, तो टर्म फॉल्स हमें देखना है। एवरी लॉ पास बाय द पार्लियामेंट नीड्स अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्या जो भी लॉ पास हो रहा है पार्लियामेंट से उसको सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल की जरूरत है, अभी सोचते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, जुडिशियरी कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ इफ इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कोई भी ऐसी लॉ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को वायलेट कर रही है, तो जुडिशियरी के पास पावर है कि वो स्ट्राइक डाउन कर सकता है, यानी उस लॉ को हटा सकता है। तो जी हाँ, ये तो वो हटा सकता है, तो ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एनी सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ हिज राइट्स आर वायलेटेड, किसी का अगर राइट वायलेट हो रहा है तो कोई भी सिटीजन क्या जा सकता है कोर्ट में, तो हाँ बिल्कुल जा सकता है, इसीलिए तो कोर्ट बनाई गई है ताकि वो क्या करे, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द फॉल्स। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अप्रूवल देने की कोई जरूरत नहीं है, अगर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है तो वो मान लिया जाएगा कि हाँ वो लॉ है, और वो लोगों पर क्या है, लागू हो जाएगा उसी दिन से। ठीक है, जो भी इन्होंने डेट दिया कि हाँ आज से लागू है, तो वो लागू हो जाएगा अनटिल अनलेस उसको चैलेंज नहीं किया जाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को वायलेट कर रहा है। तो ये बात याद रखना है कि पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया तो वो इफेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, वो लोगों पर लागू हो जाएगा। ठीक है, उसको जब चैलेंज किया जाएगा तभी वो उसको अप्रूवल की जरूरत है, अदरवाइज इन जनरल पार्लियामेंट अपने आप में लॉ बना सकती है। ठीक है, उसको किसी के असिस्टेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ना ही किसी के अप्रूवल की जरूरत है। ठीक है, जब उसको चैलेंज किया गया इन एनी केस कि ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वायलेट कर रही है, तो उस केस में देखा जाएगा। अदरवाइज नॉर्मली जो भी लॉज बनाए जा रहे हैं वो सब पर लागू हो जाते हैं। ठीक है, वो इफेक्टिव हो जाते हैं। क्वेश्चन में 15 हो गया, तो 15 का हो जाएगा बी, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है सारे के सारे लॉज को। ठीक है, जो भी लॉज पार्लियामेंट बना रही है सब में सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 16 चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015 डील विद, यानी कि जो 100वां अमेंडमेंट हुआ वो किससे रिलेटेड था, तो दैट वाज रिलेटेड टू बांग्लादेश। ठीक है, लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश में क्या है, लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट हुआ था। कुछ लैंड जो थे हमारे बांग्लादेश के टेरिटरी में एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, और कुछ उनके हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते थे, तो वो अग्रीमेंट हुआ। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स किया गया, और उसी वो क्या है 100 अमेंडमेंट से किया गया है। तो ये हो गया हमारा 16 का ए विल बी द करेक्ट आंसर। जीएसटी लाया गया है 101 से। नेक्स्ट चलते हैं, असेंडेंस ऑफ डेथ बाय अ लोअर कोर्ट, कोई भी लोअर कोर्ट जो है वो अगर डेथ सेंटेंस दे रहा है तो उसको क्या है, कंफर्म करना होगा हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, मान लेते हैं सेशन कोर्ट के पास ही होता है, लोअर कोर्ट में सेशन कोर्ट के पास ही पावर होता है कि ही कैन गिव अ
सेशन कोर्ट कैन गिव अ डेथ सेंटेंस, ठीक है, लेकिन वो डेथ सेंटेंस क्या है, कंफर्म होना चाहिए किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। हाई कोर्ट तो दे सकता है, हाई कोर्ट जो है वो डेथ सेंटेंस दे सकता है, उसको कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सेशन कोर्ट अगर डेथ सेंटेंस दे रहा है, डेथ पेनल्टी दे रहा है, सजाए मौत दे रहा है, तो वहां पास हाई कोर्ट जब तक कि उसको कंफर्म नहीं कर देगा तब तक के उसको फांसी पे नहीं चढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो मस्ट बी कंफर्म बाय द हाई कोर्ट विल बी द करेक्ट आंसर। 17 का ए हो जाएगा। 18 चल रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट हेल्ड ऑफिस फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म, यानी कि 2 साल, ठीक है, सॉरी 2 टर्म के लिए, यानी कि 10 साल के लिए कौन प्रेसिडेंट बने हैं बेसिकली, ठीक है। 5 साल का अपना टेन्योर कंप्लीट हो गया, फिर 5 साल के लिए दोबारा से उनको इलेक्ट किया गया है, तो वो कौन बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, या बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद ने ही 2 कंसेक्यूटिव टर्म के लिए प्रेसिडेंट बने हैं। हालांकि हमारे यहाँ कितने भी टर्म के लिए री इलेक्ट किया जा सकता है, बट ओनली राजेंद्र प्रसाद इज द पर्सन, ठीक है, इज द प्रेसिडेंट जिनको 2 बार कंसेक्यूटिवली इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट। तो 18 का भी ए हो जाएगा। 19 में चलते हैं, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है जिसने लोकसभा की सीट को बढ़ा दिया, 525 से 545 कर दिया, ठीक है। तो वो है 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973। ये हो गया 42nd अमेंडमेंट, हमें पता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और अगर 44th अमेंडमेंट की बात करें तो इसमें क्या है, रिमूव राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी को बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये बात 44th अमेंडमेंट के बारे में याद रखना है। 20th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज से रिलेटेड था, डिस्ट्रिक्ट जजेस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था ये हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट यानी कि 2017 का ये आपसे पूछ रहा है कि 2017 में कितने हाई कोर्ट है, तो 2017 में तो 24 ही थे, ठीक है, लेकिन राइट नाउ अभी आपको 25 याद रखना है, ये भूल जाना है कि ये नहीं है, ठीक है। अभी कितने हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, ठीक है। और जो न्यूएस्ट यानी कि आप सोच रहे हो 25th कौन सा बना है, तो वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बना है अमरावती में। दो 2019। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि न्यूएस्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में है, अमरावती में। पहले क्या था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का एक ही हुआ करता था, क्योंकि दोनों सेम ही स्टेट थे। बाद में जब पार्टीशन हुआ तब हुआ कि यहाँ दोनों स्टेट को अलग अलग हाईकोर्ट की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे हाई स्टेट है जिन जो क्या है, 2 स्टेट होने के बावजूद भी सेम हाईकोर्ट शेयर कर रहे हैं, जैसे पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। लेकिन यहाँ पास क्या हुआ कि दोनों स्टेट को अपना अपना मिल गया, ठीक है। तेलंगाना को अलग, तेलंगाना को जो पहले से था उस वही मिला, और आंध्र प्रदेश में अमरावती में नया हाईकोर्ट बना लिया गया। तो राइट नाउ देयर आर 25 हाईकोर्ट्स, यही आपको नंबर याद रखना है। पुराना वाला 24 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, 25 आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट चलते हैं, विच अमेंडमेंट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, किसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बहुत फेमस है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई दफा पूछा हुआ है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मैच द लिस्ट विद द लिस्ट 2, ठीक है। इसको दोनों को मैच करना है, बताना है, ठीक है। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आप कहोगे कि सब मुझे याद करना पड़ेगा, नहीं, आपको रेंज भी अगर आपको याद है, ठीक है, कि इस रेंज में प्रेसिडेंट के बारे में बोला गया है, इस रेंज में प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोला गया है, तो भी आप इसको इजिली कर पाओगे, बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं होगा। तो अगर याद होगा तो हम लोग देखेंगे कि 51 तक तो आपको क्या है, 51 और 51A तक इनफैक्ट आपको फंडामेंटल ड्यूटीज मिलेंगे, ठीक है। और 52 ऑनवर्ड्स आपको प्रेसिडेंट के बारे में मिलेगा। तो ये वाला तो सही है, ठीक है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 54 कहता है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अब इसका हमें याद नहीं है, आर्टिकल 75 कह रहा है, तो अगर आर्टिकल 75 ऐसे ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है, क्योंकि वहां कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की गई है, तो यहाँ पास आर्टिकल 75 ही होगा, क्योंकि 155 और 164 क्या है, स्टेट असेंबली के बारे में ये चला जाता है सब, ठीक है। ये स्टेट से रिलेटेड ये सारे प्रोविजन है, ठीक है, क्योंकि ये पार्लियामेंट वाला प्रोविजन तो इधर ही 100
सुप्रीम कोर्ट का देखें तो 124 है, तो 124 से पहले ही हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द जो पार्लियामेंट का प्रोविजन है 124 से पहले ही डील कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास आर्टिकल 75 भी उस अगर लॉजिक से देखोगे तो वो भी सही होगा। ठीक है, तो आपको रेंज याद करने की जरूरत है, एग्जैक्टली सब कुछ सारे आर्टिकल्स आप याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर सही हो जाएगा। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड आर्टिकल 164 अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ये भी रिस्पेक्टिवली सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा हमारा ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपको चाहो तो याद कर लो, नहीं तो रेंज सबका याद कर लेना कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कहाँ है, गवर्नर का स्पेसिफिकली कहाँ है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का कहाँ है, तो ये थोड़ा थोड़ा याद कर लेना। हाई कोर्ट का कौन सा प्रोविजन है, तो ये क्या है, एक एक रेंज याद कर लेना कि हाई कोर्ट का यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्रेसिडेंट का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये चीज आप थोड़ा सा बेसिक सी याद कर लीजिएगा। एग्जैक्टली सारे आर्टिकल्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन आज का खत्म। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।